देखिए, नरेश मीणा का जो है अनशन चल रहा है शहीद स्मारक पर और काफी सारे लोग जो है उनका साथ दे रहे हैं। और एक और सक्रिय युवा नेता है जो ऐसे अनशनों में आपको अक्सर नजर आते हैं, मनोज मीणा उनका नाम है। और मनोज से मैं एक बार पूछूंगी कि क्या कुछ इन दिनों चला है, क्या नरेश मीणा वार्ता करेंगे आगे मुख्यमंत्री से और क्या नतीजा निकल सकता है। मनोज जी, बहुत स्वागत करूंगी। क्या लगता है, पहले तो ये कहूंगी कि ताला मार दिया गया था, आप लोग जो है एसआई भर्ती के मुद्दे को लेकर बैठे थे और उसी के बाद से ताला मार दिया गया था। क्या ताला मारना शहीद स्मारक पर ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पर अपनी बात लेकर आते हैं? ये तो डरी हुई सरकार है। भजन लाल जी को ये लगता है कि कहीं ये युवा इकट्ठा होके कहीं मेरे घर की तरफ नहीं आ जाए, और जो नेपाल में और जो बांग्लादेश में हुआ है कहीं मेरे को गद्दी नहीं छोड़नी पड़ जाए। इसलिए भजन लाल जी के अंदर डर बैठा हुआ है। और जब झालावाड़ के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जब नरेश भाई ने कहा कि मैं शहीद स्मारक पर पहुंच रहा हूँ, तो एक बड़ा सा ताड़ा इन्होंने लगा दिया। बहुत सारे धरने यहाँ हमने भी करे हैं, लेकिन कभी ताड़ा लगाने की हिम्मत इनकी नहीं हुई। लेकिन सरकार की मंशा ये जरूर साफ रहती है कि कोई आंदोलन नहीं हो, कोई न्याय की बात नहीं करे। भजन लाल जी ये सोचते हैं कि कैसे मेरा राज चलता रहे, मेरे खिलाफ कोई बोले नहीं, और मैं जो कर दूं वही ठीक है, कोई हमारे खिलाफ बात नहीं करे। और उसी को लेकर भजन लाल जी चाहते थे कि नरेश भाई की आवाज को दबाया जाए और झालावाड़ के जो पीड़ित परिवार यहाँ बैठा है इनकी आवाज को दबाया जाए। तो सबसे पहला काम जो इन्होंने करा, जो इतना गंदा काम था कि इन्होंने शहीद स्मारक जो यहाँ धरना स्थली है, पूरे राजस्थान में कहे, पूरे जयपुर में कहे, जो राजधानी है, या एक ही धरना स्थल है, वो शहीद स्मारक है। वो भी इनकी नाक के नीचे, सामने पुलिस कमिश्नरेट है। और इसमें पहले तो क्या है कि ये फेंसिंग जो यहाँ पे थी ये नहीं हुआ करती थी, क्योंकि बच्चे निकल निकल के भाग जाते थे जब कुछ होता था। तो सरकार ने क्या करा कि फेंसिंग लगवा दी कि हम यहीं तो परमिशन देंगे, यहीं धरने करवाएंगे, यहीं हम डंडे मार लेंगे। तो ये लोकतंत्र में दिखाता है कि ये तानाशाही तंत्र है। और भजनलाल सरकार लाठी के दम पे, तानाशाही के दम पे इन युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है, चाहे कोई भी मुद्दा हो। और अब झालावाड़ के पीड़ित परिवार जो न्याय की मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। नरेश भाई हमारे साथ इस लड़ाई को अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर लड़ रहे हैं, और हम तमाम युवा जो भी यहाँ हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और खड़े इसलिए हैं कि हम चाहते हैं कि झालावाड़ में जो घटना हुई, 7 मासूम बच्चे मर गए साहब, और मुआवजे के नाम पे भजन लाल जी को कुछ मिला ही नहीं। भजन लाल जी का राजकोष खाली हो गया, भजन लाल जी का सारा बजट खत्म हो गया दलित आदिवासियों बच्चों के लिए। और भजन लाल जी को मिली तो क्या मिली, 5 बकरियां, कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, आदिवासियों को 5 बकरी दे दो। और 5 बकरियां ले जाके उनके साथ में कैसा मजाक किया है राजस्थान के इतिहास में। अगर इससे पहले किसी भी मुआवजे के रूप में अगर बकरियां दी गई हो, बकरा दिया गया हो, तो मैं कह रहा हूँ हम भी इसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आप मेरे को कोई दूसरा उदाहरण बताओ। मैं कह रहा हूँ भजन लाल जी की सरकार ये मजाक कर रही है दलित आदिवासी बच्चों के साथ में, और अब यहाँ पे ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, ये क्रांति शुरू हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ भजन लाल जी को ये बकरी देना बहुत भारी पड़ेगा। और 2-3 दिन तक अगर मांगों को नहीं माना गया तो ये बकरियां भजन लाल के घर के बाहर बंधी हुई दिखाई देंगी। और सोमवार का हमने दिन भी तय कर लिया है कि ये बकरियां हमें वापस करनी है, क्योंकि भजन लाल जी के मुआवजे से हम बहुत भजन मर रहे हैं और बहुत परेशान हो गए। उन्होंने जो मदद करी हमारी, उससे हम बहुत दुखी है, और भजन लाल जी को उनकी मदद वापस करके आएंगे। और या तो मेरे को लग रहा है उससे पहले वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और नहीं 3 साल बाद तो वैसे पूर्व मुख्यमंत्री होने। जब वो वोट मांगने जाएंगे तो उनको जनता वोट नहीं देगी, उन्हें बकरियां देंगी कि वोट नहीं भजनलाल बकरी लो। तो यह जनता भी उनको याद दिलाएगी कि जब दलित आदिवासी ओबीसी के बच्चे मर रहे थे तो भजन लाल जी बकरियां दे रहे थे, तो आप वोट मत मांगो, बकरी ले जाओ, बकरी वाला भजन लाल। आज राजस्थान में कितनी भदपिट रही है साहब, भजन लाल जी को कह रहे हैं भजन लाल जी कौन सा मुख्यमंत्री है, बकरी वाला मुख्यमंत्री। कोई शर्म ही नहीं है भजन लाल जी के, कितनी बेइज्जती करवा रहे हैं भजन लाल जी। एक मुख्यमंत्री पति गरिमा होती है कम से कम, उसका तो ख्याल रखते हैं भजन लाल जी। आज तक के इतिहास में ऐसा भद्दा मजाक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। अगर आपकी नाक के नीचे ये हो रहा है भजन लाल जी, तो ये ठीक बात नहीं है, और इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। 7 बच्चों की मौत, कोई नेता मंत्री ने ऐसी बड़ी आर्थिक सहायता नहीं की, कुछ एक ने की है, वो उन्होंने शायद हो सकता है अपनी तरफ से की हो, लेकिन क्या इतने मंत्री हैं, इतने नेता हैं, इन बच्चों के लिए एक आर्थिक मदद नहीं कर पाए वो लोग? ये नेताओं के बच्चे नहीं थे ना, मदद इसलिए नहीं हुई, मेरी बात समझो। अगर कोई बड़े कैबिनेट मंत्री के बच्चों के साथ घटना होती तो तमाम बड़े नेता आ जाते हैं, लड़ाई लड़ने भी आ जाते हैं, मदद करने में आगे आ जाते हैं। लेकिन आप इस बात को देखो, कोई बड़ा बिजनेसमैन होता तो लोग आ जाते हैं। लेकिन ये तो घटना गरीब किसान के बच्चों के साथ में हुई है,
जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, जो तंबू तान के जीवन जीते हैं, वहां अगर आप जाके देखोगे तो आप ये कहोगे कि किन हालातों में ये बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। मैं तो कह रहा हूँ उनको मैं धन्यवाद देता हूँ उन परिवारों को जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए। नहीं, झालावाड़ जैसे क्षेत्र में वहाँ उन लोगों को रहने की नौबत है, खाने की नौबत है, और इस स्थिति में अगर वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो बहुत समझदार और बहुत बड़े मन के हैं। और नहीं, उनके पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर नेताओं के बच्चे मरे होते तो जो आप कह रहे हो तो इनको मदद मिल जाती, लेकिन अब हमारे जैसे लोग यहाँ खड़े हैं, सामाजिक लोग यहाँ पे खड़े हैं, और अब एक डोनेशन बॉक्स हमने रखा है। भजन लाल जी ने जो मदद करी है, मेरे को लग रहा है उससे ज्यादा मदद 24 घंटे में हो जाएगी और ये डोनेशन बॉक्स पूरा भर जाएगा। और डोनेशन बॉक्स को जब खोलेंगे तो जब आपके सामने आ जाएगी पूरी कितनी मदद हुई है, और वो पीड़ित परिवार को हम दे देंगे, और हम पे जो आगे मदद बनेगी वो भी करेंगे। लेकिन भजन लाल जी का ये 5 लाख वाला और बकरी वाला एहसान हम नहीं रखना चाहते, क्योंकि ये एक प्रकार से उन गरीब किसानों के साथ मजाक है, और आने वाले भविष्य में ना तो ऐसी घटना हो, ना सरकार ऐसा मजाक करे। इसलिए भी ये बकरी हमें वापस पहुंचानी है, और इसीलिए बकरियों को लगातार हम यहाँ रख रहे हैं, उनको खिला भी रहे हैं, ध्यान भी रख रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो बकरियों को, और वो उनको हमें लौटानी है। अच्छा, एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री इस हादसे के तुरंत बाद सक्रिय हो गए, और सक्रिय मैं बताती हूँ, उन्होंने कहा कि जितने भी ऐसे सरकारी महकमे हैं, कार्यालय हैं, कहीं दरार आ रही हो, टूट फूट हो रही हो, तो उन्हें तुरंत सही करवाया जाए। मेरा सवाल ये है, क्या ये पहले नहीं हो सकता था? आज हमने सात तो चलिए हमको पता है इसलिए हम बोल रहे हैं, पता नहीं कितने बच्चों के साथ हादसे हुए होंगे। क्या ये तैयारी पहले नहीं हो सकती थी? पहले चीजें सही नहीं हो सकती थी? शायद ये बच्चे बच जाते, हमें यहाँ बैठना नहीं पड़ रहा होता, आपको यहाँ बैठना नहीं पड़ रहा होता, और हम यहाँ खड़े होना नहीं पड़ रहा होता। देखो, दरार तो मेरे को लग रहा है मदन दिलावर जी के दिमाग में आ गई कि उनको फुर्सत ही नहीं है। वहां जा रहे हैं, माड़ा पहन के घूम रहे हैं, स्वागत करवा रहे हैं। और नैतिकता के नाते जब घटना हुई, मैंने उस दिन भी कहा था, मीडिया के माध्यम से भी कहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहा था कि मदन दिलावर जी, अगर आप में थोड़ा बहुत मान सम्मान है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। और मदन दिलावर जी झालावाड़ गए, उन बच्चों से मिले, ढोंग करा, नाटक करा, और मदद के नाम पे क्या दे दी? बकरी। मैं कह रहा हूँ मदन दिलावर जी, जब आपकी चलती नहीं है, जब आपको कोई सरकार में पूछता नहीं है, तो झालावाड़ क्यों गए आप? और जब आपके हाथ में कुछ था नहीं, तो आप और मंत्री जो बैठे हैं आपके, आप भी ऐसे बैठे रहते। वहां जाके आपने जो दिखावा, जो ढोंग करा है ना, वो भी गलत है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है नहीं। आपने भी अगर बकरियां दिलाई है वहां जाके, तो क्या फायदा हुआ? भजन लाल जी की तो इतनी हिम्मत हो नहीं पा रही कि वो झालावाड़ जाके आ जाए एक बार, क्योंकि कहीं ना कहीं भजन लाल जी को लगता है कि वसुंधरा राजे जी का गढ़ है, वहां चला गया तो क्या पता वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच जाए और कह दे कि भजन लाल जी मेरे क्षेत्र में जा रहे हैं, भजन लाल जी का इस्तीफा करा लो। मेरे को लग रहा है एक तो ये आपस में ही पहले तय कर ले कि किसका गढ़ है, किसका किला है, किसका क्या है, और आपस में लड़ ले एक बार तो ये। क्योंकि जिस प्रकार से ये घटना होने के बावजूद भी वहां पे भजन लाल जी का नहीं पहुंचना दिखाता है कि राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं है, और भजन लाल जी कुछ कर ही नहीं रहे। भजन लाल जी की अगर इतनी नहीं चल रही, उन्हें झालावाड़ नहीं जाने दिया जा रहा, तो मैं कहूँगा भजन लाल जी से कि आप सीएम की कुर्सी पे किसी और को बैठने दीजिए, जिससे कोई निर्णय ले सके, कोई मजबूत आदमी आ सके, और ऐसी घटनाएं राजस्थान में नहीं हो। और अगर कहीं होती है तो कहीं ना कहीं उन परिवारों का ध्यान रखा जाए। ऐसा नहीं कि आपकी तरह बकरियां दे के मजाक बनवाए राजस्थान की जनता का। तो मेरे को लग रहा है कि अब भजन लाल जी का समय पूरा हो गया, और ये आंदोलन, या तो ये मुआवजे की राशि तय जो हमने कर रखी है 1 करोड़ की, उससे सहमति बन जाए, और नहीं मेरे को लग रहा है फिर भजन लाल जी की कुर्सी पे ही खतरा मंडरा रहा है अब तो। क्योंकि युवाओं में बहुत गुस्सा है, जिस प्रकार से नेपाल में भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म को लेकर जो गुस्सा फूटा था, ये कारण दे, और ये कारण राजस्थान में बन रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि राजस्थान में ऐसे हालात बने, लेकिन कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे? ऐसे हालात, मेरी बात सुनो ना। अब ये बच्चे कितने दुखी हैं, उनके परिवार वाले कितने दुखी है। ऐसे हालात तो भजन लाल सरकार बना रही है ना, और ये हालातों के परिणाम मेरे को लग रहा है कि भजन लाल जी को फिर भुगतने पड़ेंगे। फिर भजन लाल जी को जगह नहीं मिलेगी राजस्थान में छिपने के लिए, कहाँ जाएंगे भजन लाल जी? और युवाओं में गुस्सा है मैडम, बहुत परेशान है युवा, और युवा इतने दुखी हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले देख लो, पेपर लीकों पे कुछ नहीं होता, और सामाजिक न्याय के लिए सरकार कुछ नहीं करती, सरकार को योजना लेके नहीं आई। हाँ, भजन लाल जी योजना जरूर लाए कि अपने बेटों को बढ़ाओ, अपने रिश्तेदारों को बढ़ाओ, और उन्होंने वो काम बखूबी किया है। उसके लिए हम भजन लाल जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने परिवार से जितनी भी जयपुर में डिस्प्यूट लैंड थी उन पर कब्जा करवा दिया, और उनके जो रिश्तेदार हैं वो खूब कब्जा कर रहे हैं। भजन लाल जी ने इस मामले में विकास करा है,
और इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसके लिए राजस्थान की जनता उनको धन्यवाद भी दे रही है कि वो प्रॉपर्टी वगैरह में इस समय जो डिस्प्यूट लैंड का काम है उनके आसपास रहने वाले लोग बढ़िया कर रहे हैं। और मेरे को लगता है कि ये भजन लाल जी को आने वाले दिनों में पता लगेगा कि जो आप कब्जा कर रहे हो, ये भूमाफिया जो आपने पनपा दिया राजस्थान में, ये एक दिन आपकी कुर्सी को ले डूबेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, एक बार अभी मैं नरेश जी से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा एक बार तो मुझे भजन लाल जी ने पहुंचा दिया जेल में, दूसरी बार मुझे वसुंधरा राजे जी ने पहुंचा दिया। अच्छा, आपसे पूछती हूँ, तीसरा नेता ऐसा कौन सा है जो तैयार हो रहा है कि नरेश कुछ करे और मैं फटाफट से उसे जेल में डाल दूं? देखो, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि नरेश जी ने बोल दिया प्रहलाद गुंजल है। सुनो सही मेरी बात, ऐसा है, प्रहलाद गुंजल तो साथ है। प्रहलाद गुंजल ने नरेश भाई की मदद करी है। प्रहलाद गुंजल जी लड़ाका आदमी है और हाडोती में उनका अच्छा नाम है और जनता के लिए काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं। और प्रहलाद गुंजल जी ना विधायक है ना सांसद है। प्रहलाद गुंजल जी जीरो लेवल से उठे हुए वो राजनीति में वो व्यक्ति है जिन्होंने खुद की दम पे मकाम बनाया। और आज प्रहलाद गुंजल जी वाले कुछ भी नहीं हो, लेकिन अभी जब उन्होंने रैली करी कोटा में तो ये दिखाया कांग्रेस वालों में भी कि आज भी प्रहलाद गुंजल बहुत मजबूत है। तो वो व्यक्ति एक जिंदा दिल व्यक्ति है जो हमेशा गरीब किसानों के लिए लड़ता है, उसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कुछ नेताओं को छोड़ दे, हनुमान बेनीवाल जी, राजेंद्र गुड़ा जी, प्रहलाद गुंजल जी, राजकुमार रोज जी, ये कुछ अतुल प्रधान जी तो यहाँ के है नहीं, फिर भी वो यहाँ आए थे। लेकिन कुछ है 5-7 नाम, इनके अलावा चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, वो एक ही बात उनके दिमाग में है कि नरेश भाई को जेल में रखो, नरेश भाई को जेल भेजो और नरेश भाई जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। आप तो 2 नेताओं को नाम ले रहे हो, मैं कह रहा हूँ राजस्थान में ऐसे हजारों नेता हैं जो सुबह शाम माला जप रहे हैं कि अब तक 2 दिन हो गए शहीद स्मारक पे, नरेश जेल क्यों नहीं गया, इस बार इतना समय क्यों लग रहा है। बार बार वो टेलीफोन भी कर रहे होंगे, कह रहे होंगे कमिश्नर को चक्कर पड़ रहा है, गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ये कमिश्नर साहब जानते हैं, ये हमको भी खूब जानते हैं, 4 महीना यहाँ बैठा रहा हूँ और उनको पता है शहीद स्मारक पे ये बैठे हैं शांति से, गांधीवादी तरीके से। और इस बार अगर गिरफ्तार किया नरेश भाई को तो राजस्थान में वो क्रांति हो जाएगी जो किसी भी नेता की विधानसभा, किसी भी मंत्री की कुर्सी बचेगी नहीं। फिर ये नेता भागते भागते घूमेंगे, फिर सही मायने में वो नेपाल वाला जैन जी यहाँ राजस्थान में हो जाएगा जो आपको दिखाई पड़ेगा। फिर अगर ऐसा हालात बने तो हम नहीं चाहते कि ऐसे हालात बने, लेकिन इन हालातों को सरकार बनाने का काम कर रही है। जेंजी मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। जेंजी होता है जनरेशन जेड, यानी कि यूथ जो होता है, युवा अवस्था होती है, उसे जेंजी कहा जाता है, जो कि नेपाल में हो रहा है। बहुत सारे लोगों को जेंजी का मतलब नहीं पता। खैर, एक और आखिरी सवाल पूछूंगी मैं आपसे, हनुमान बेनीवाल का कैसा समर्थन मिलने वाला है? कल फोन पे बात हुई, बताइए क्या कहा है उन्होंने, आ रहे हो? हनुमान जी से कल मेरी भी 2 बार बात हुई, दिन में भी हुई, रात में भी हुई। उन्होंने कहा मनोज आप डटे रहो, रुके रहो, और मैं कहीं बाहर हूँ, 2-1 दिन में मैं धरना स्थल पे पहुंच जाऊंगा और मजबूती से अपन झालावाड़ के मासूम बच्चों को न्याय दिलाने को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। और जो भी अपनी मांगे है वो पूरी होनी चाहिए। और उन्होंने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया था, आपके ध्यान हो तो, कि मासूम जो भी झालावाड़ के मासूम लेकर खड़े हुए थे, न्याय मिले। तो हनुमान जी तो सुनो मेरी बात, वो लड़ाका व्यक्ति है जो 4 महीना यहाँ बच्चों के लिए बैठे, राजस्थान के युवाओं के भविष्य को बचाने का काम करा तो हनुमान जी ने करा। और हनुमान जी ने बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी हमारे साथ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को लगता है हनुमान जी कल या परसों में, आज फिर एक बार घंटी कर लेंगे, कल या परसों में हनुमान जी आपको यहाँ शहीद स्मारक पे देखेंगे। राजेंद्र गुड़ा जी यहाँ पहले से ही है, और जिनका जमीर जिंदा है वो इस लड़ाई में खड़े हैं। और जिनका जमीर बिक गया, चाहे वो नेतागिरी करते फिरे, चाहे वो कुछ भी करते फिरे, चाहे वो कितने क्रांतिकारी बनते फिरे, और वो सामाजिक संगठन, मैं कह रहा हूँ राजस्थान में कम से कम 10,000 सामाजिक संगठन है, लेकिन एक भी सामाजिक संगठन इन झालावाड़ के मासूम बच्चों को न्याय दिलाने आगे नहीं आ रहा। तो मैं तो उन सामाजिक संगठनों से भी कहूंगा कि अपनी दुकान बंद कर लो, और ये लेटर पैडों की जो दुकान चलाते हैं ना, ये समाजों को बेचते हैं कि भजन लाल जी से मिलेंगे, हमारा फलाना संगठन है और हमारे समाज के इतने लोग हैं, डायरेक्ट सौदा करते हैं, ये ऐसे लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि सही मायने में जो बड़े लोग हैं, जो नेता बने घूम रहे हैं, क्रांतिकारी बने घूम रहे हैं। जब झालावाड़ के मासूम बच्चों की न्याय की बात आई मैडम, तो घर बैठ के वो एसीओ के कमरे में बैठ के नेतागिरी कर रहे थे, फोन चला रहे थे, लेकिन शहीद स्मारक पर आने की फुर्सत नहीं दी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता उनसे आने वाले समय में सवाल पूछ लेगी और उनको जनता दिखा भी देगी कि तुमने जो किया है उसका परिणाम तुम्हें यही मिलना है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी।